सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम है भानु और ये हैं चोपड़ा मठ, महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आपको सबसे पहले बताऊंगा इनकी कुंडली में बताने से पहले मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने बात कही कि दो प्रकार के पाप जो हमारे शरीर को लगते हैं, एक होता है बैजिक पाप और दूसरा होता है गार्भिक पाप। बैजिक पाप उसे कहते हैं जब पिता का प्रतिषिद्ध वीर्य घर्षित होकर के माता के गर्भ क्षेत्र में जाता है। इस पैतृक वीर्य का माता के गर्भ में जाने से उसका प्रक्षालन होता है, वो जो है वो स्खलित होता है और जा करके माता के गर्भ में अपने आप को उसका सिंचन करता है। इससे दोष उत्पन्न होते हैं। इस दोष के कारण हमारे शरीर को पाप लगता है। उसी पाप का प्रक्षालन संस्कारों के द्वारा किया जाता है। और गार्भिक पाप के अंतर्गत आता है माता के गर्भ क्षेत्र, जो दूषित गर्भ क्षेत्र है या जो अशुद्ध गर्भ क्षेत्र है, उसमें निवास करने के कारण हमारे शरीर को लगने वाले दोषों से मुक्ति के लिए या उस दोष या उस पाप से मुक्ति के लिए, प्रक्षालन के लिए विभिन्न संस्कारों की आवश्यकता होती। इसे गार्भिक और बैजिक पाप कहते हैं। आइए अब आपको कुंडली पे लेके आता हूं। इनकी कुंडली में सबसे पहले बताएंगे आपको इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा दे। इनका जन्म हुआ दक्षिणायन आषाढ़ माह। दक्षिणायन में जन्म होने से सूर्य कमजोर और चंद्रमा बलवान हो जाते हैं। इनका जन्म वर्षा ऋतु में हुआ है। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में और व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो बहुत सारे तर्क वितर्कों के साथ जीवन में आगे बढ़ता है। मतलब उसके जीवन में तार्किकता रहेगी। इसके अतिरिक्त शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तो नहीं, पर इसके तुरंत बाद कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा का इस जातक को जन्म की तिथि कही जाएगी। और शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के बाद शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के बाद आती है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, जो चंद्रमा होते हैं शुभग्रह। और इस चंद्रमा के शुभग्रह होने के कारण व्यक्ति को धनवान बनने में मदद मिलती है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के जो सोचने की दर है या विचारों के उत्पादक क्षमता की बात बड़ी गतिमान होती है। इसके अतिरिक्त इनका जन्म होगा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ऐन्द्र योग, बालव कर्ण, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण में, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर राजसिक प्रभावों का प्रादुर्भाव होगा या वो उससे प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त वो उसमें राजसिक और तामसिक प्रभावों का भी समावेश देखा जाएगा। इस कुंडली में पंचांग सबसे ज्यादा अच्छा बना है, जिसमें गण और वर्ण बड़े अच्छे हैं और चंद्रमा बड़े अच्छे हैं। दक्षिणायन में है, इस वजह से सूर्य बलवान नहीं होंगे लेकिन चंद्रमा बलवान हो जाएंगे। और इस कुंडली के लिए चंद्रमा सप्तमेश होकर के 12 में बैठे हैं और सूर्य मंगल जैसे दो पापग्रह और तीसरे पापग्रह राहु से दृष्ट हैं। उस पर शनि की भी दृष्टि पड़ गई। अब जरा सोच के देखें तो इस कुंडली का जो मार्केश है, प्रधान मार्केश, वो चंद्रमा शनि से दृष्ट है, वो चंद्रमा राहु से दृष्ट है, सूर्य और मंगल से दृष्ट है और गुरु से द्विद्वादश में है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की दिनचर्या, व्यक्ति का दाम्पत्य, व्यक्ति का डेली रूटीन और व्यक्ति का छोटा समाज, व्यक्ति को माता का सुख और व्यक्ति का डेली रूटीन के साथ साथ उसका डेली इनकम, इसके साथ साथ उसकी नौकरी भी उसमें परेशानी में रहने वाले या इसके कारण जातक परेशान रहे तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। चंद्रमा पे मंगल और सूर्य का प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति अपने क्षेत्र में पहचाना जाएगा अपने अच्छे कामों के कारण। चंद्रमा पे सूर्य की दृष्टि है तो व्यक्ति पहचाना जाएगा अपने अच्छे कामों के कारण, पर वो गर्वीला, गरम मिजाज होगा। और साथ ही साथ मन को रोग लगा है राहु और शनि के, मंगल के पापक प्रभाव के कारण मन विक्षिप्त होने के कगार पे है। इसको बल इसलिए मिल रहा है क्योंकि चंद्रमा शुभग्रह हो रहे हैं। अगर वो शुभग्रह नहीं होते तो और भी ज्यादा खराब हो जाते। पर 12वें के चंद्रमा सप्तमेश होकर के पत्नी प्रेम करे पर बताएं बड़ा कम।
या उसे एडमिट ना करें, उन्हें कहे नहीं मैं तुमसे प्रेम करती हूँ या मैं आपसे प्रेम करती हूँ, ऐसा वो कहने में विश्वास नहीं करती, उसे कई बार दबा करके रख लिया जाता है पत्नी के द्वारा। ऐसा क्यों होता है? जब सप्तमेश 12 में जाते हैं तो इसके बहुत सारे आपको परिणाम देखने को मिल जाएंगे। सप्तमेश 12 में हो तो विवाह देर से हो, विवाह विलंब के कारण कई बार संतान में दिक्कत हो, पहली संतति हो जाए दूसरी संतति के लिए भटकना पड़ता है, विवाह में अटखेलियां चलती रहती है, कभी क्रोध, कभी गुस्सा, कभी शांत, कभी जायज, कभी नाजायज, ये तमाम प्रकार के जो है वो प्रभाव क्षेत्रों से उभरता हुआ और डूबता हुआ वो चलता है। राहु मंगल की राशि में, इसके अधिपति नौकरी दे देते हैं। याद करिए मैंने नौकरी के बारे में बात बताई थी, तो चंद्रमा तो इनके शुभ ग्रह हो गए पर पाप ग्रह से प्रभावित हैं, पर शनि से दृष्ट चंद्रमा रोजगार देने में सफलता अर्जित करवाएंगे। और राहु जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति इस कुंडली के लिए चतुर्थ भाव के साथ साथ लाभ भाव का अधिपति होकर के छठे में नौकरी दे रहा है और कम पैसों पर कई बार नौकरी करने के लिए विवश कर रहा है। लाभेश अगर अष्टम भाव या छठवें भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति की कुंडली में दैन्य योग और दारिद्र योग लगा देते हैं, जिसके कारण उसके लाभ को आशंका हो जाती है कि अब वो उतना ज्यादा शुद्ध नहीं है जितना उसको होना चाहिए, वो निश्चलता उसमें नहीं है। इस कुंडली के लिए अष्टमेश और लाभेश एक साथ बैठ करके आपकी प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहे हैं और प्रतियोगिता जीवन में डाल रहे हैं। अब ये प्रतियोगिता आपके दाम्पत्य को भी संभालने में लगेगी, उसमें मिठास भरने में लगेगी, मेहनत अब करनी होगी। और उसके बाद ये प्रतियोगिता आपके स्वास्थ्य में पेट और मज्जा, मांस और मज्जा जिसको बोलते हैं ना, मांस मज्जा हड्डी, तो ये मज्जा के क्षेत्र को प्रभावित करता है, रक्त विकार पैदा करता है, रक्त का शोधन और पेट से संबंधित परेशानी, हड्डियों से संबंधित, दांतों से संबंधित परेशानी भी व्यक्ति को देखी जाती है। लग्नेश उच्च के हुए हैं राहु केतु के संग, उन पे प्रभाव से युक्त हैं, उन पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है और यहाँ जो गुरु हैं वो नीच के बैठे हैं लग्न में, उनका नीच भंग शनि ने किया है, क्योंकि लग्नेश स्वयं दशम स्थान में युक्त होकर के व्यक्ति को नौकरी पेशा करने वाला और अच्छा रोजगार दे देते हैं, लेकिन उसमें भटकाव भी आते क्योंकि राहु की दृष्टि है। और हालांकि इस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में स्वग्रही है, इस वजह से नौकरी में कभी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन अभी जो दशा चल रही है इसके कारण मन हमेशा परेशान जरूर रहेगा। और जो इसमें कष्ट वाला जो टाइम पीरियड है जो बहुत ज्यादा आपको थोड़ी बहुत समस्या में दे सकता है, वो है 2024 के नवंबर से 2027 के सितंबर तक। ये 3 वर्षों की जो दशा रहेगी वो नौकरी को लेकर के किसी भी प्रकार की परेशानी देने वाली और आपके व्यक्तित्व को कई बार संदेहास्पद स्थिति में ले जाकर के खड़ी कर देने वाली हो। और एक बात और है, राहु जन्म कुंडली में मंगल की राशि में बैठे हैं और इस भाव पे शनि की नीच दृष्टि है और इस भाव से 4 घर आगे बुध शत्रु के घर में बैठे हैं। इस कारण 2 परेशानियां बनती हैं, एक तो घर में कलह बनता है और दूसरा दिमाग अगर कलह नहीं है फिर भी अशांत रहता है, माता को बीमारी होती है और व्यक्ति का मन अपवित्र और निश्चलता से प्रेरित नहीं होता है, अपवित्र हो जाता है। ऐसा इस कुंडली में धन भाव धनेश और लग्नेश होकर के उच्च के हैं, पर 28 डिग्री के वक्री होकर के उच्च के हुए हैं। इस वजह से ये परमानेंटली उच्च ग्रह के रूप में ही परिणाम देंगे। 20 डिग्री से ऊपर जाकर के वक्री हुए हैं, इसलिए अब मैं इनकी कुंडली में एक एक भाव पे लेके आता हूँ। लग्न के अधिपति का उच्च होना व्यक्ति को प्रयोग धर्मी बनाने के साथ साथ न्याय प्रियता का पाठ पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ वो अपने कर्म क्षेत्र के साथ न्याय करने वाला और अपने पिता के संपूर्ण सुखों का आनंद लेने वाला होता है। समाज का सुख व्यक्ति को मिलता है और उसका डेली रूटीन कमजोर होता है। चतुर्थ भाव जन्म कुंडली में राहु के कारण इस पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं पड़ने पर लग्नेश की नीच दृष्टि पड़ने के कारण छत विछत होता हुआ थोड़े बहुत नुकसान के साथ, क्योंकि नीच दृष्टि पड़ेगी और इस भाव से चतुर्थ भाव में बुध शत्रु ग्रही और इस भाव का अधिपति मंगल नवांश कुंडली में अपनी राशि में राहु केतु के संपर्क में और धन और लाभ के अधिपति से दृष्ट है। लग्नेश अष्टम में ठीक नहीं होता, लग्नेश उच्च के इस व्यक्ति की कुंडली में करियर को लेकर के कोई परेशानी कभी भी नहीं है। दाम्पत्य के लिए और धन के लिए द्वितीय भाव के अधिपति उच्च के शनि बुध को देख रहे हैं जो इस कुंडली का भाग्येश है, मतलब धन भाव के अधिपति शनि
ने भाग्य भाव के अधिपति बुध को देखा है, जो इस कुंडली के लिए कई बार पापक ग्रह के रूप में भी जाने लगते हैं क्योंकि वो षष्ठेश होते हैं। इस कुंडली के लिए कारक ग्रह में शनि और प्रधान कारक ग्रह के रूप में, राजयोग कारक ग्रह के रूप में एकमात्र ग्रह शुक्र बनते हैं। दूसरे साहचर्य के साथ पापी ग्रह की भूमिका में आते हैं बुध, क्योंकि वो षष्ठेश और नवमेश होते हैं। हालांकि नवम भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बनती है, इस वजह से उनका ज्यादा फल नवम भाव का मिलेगा, मतलब भाग्य का बल मिलेगा, क्योंकि भाग्येश होकर के लग्न को देख रहे हैं, शत्रु के घर में बैठे हैं और शत्रु से उनको कोई विशेष बल नहीं मिल रहा है। इस वजह से उन्हें कई बार दिक्कतों के साथ अपना परिणाम देना होगा। मतलब बुध की दशा में हमें शत्रुता मिल सकती है भाग्य से। तृतीय भाव के अधिपति लग्न में है छोटे भाई बहनों के सहयोग से, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने आप को नीच भाव में बिठा रखा है, भाव नहीं, नीच ग्रह, नीच राशि में बिठा रखा है, लेकिन उसका डिस्पोजिटर प्लेनेट उच्च का है। इस कारण से निस्संदेह ही छोटे भाई बहनों का सुख तो मिलता है, अगर नहीं भी है तो भी व्यक्ति कम से कम अपने पराक्रम से, और नहीं भी है अगर छोटा भाई तो भी किसी भी तरीके से अपने ऊपर बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करता हुआ अपने जीवन नौका को पार करता है। अगर उसके डिस्पोजिटर प्लेनेट उच्च के नहीं होते, यानी शनि जहां गुरु बैठे हैं, तो ये कुंडली और भी कमजोरी को प्राप्त कर जाती है। कई बार व्यक्ति दिखा दिखा करके धर्म करता है, कई बार व्यक्ति जितना होता है उससे ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में और दिखाने के चक्कर में अपना आर्थिक और सामाजिक नुकसान करता है। कई बार आलस्य का प्रभाव उसके ऊपर देखा जाता है, और कई बार उसको सिर्फ अपने आप को ही आत्मकेंद्रित होकर के और सिर्फ अपने बारे में ही फायदेमंद होने के कारण, फायदे के बारे में सोचने के कारण दूसरे अन्य लोगों से उसे नुकसान भी झेलना पड़ता है। मतलब आपको बैलेंस क्रिएट करना है समाज के लोगों में और खुद के व्यवहार में, कि कैसे उनके साथ अपने आप को और भी ज्यादा निकटता से उनका फायदा उठाया जाए। तृतीय भाव के अधिपति के बारे में मैंने ये बात कही। चतुर्थ भाव के अधिपति का छठे में जाना नौकरी देता है। एकादशेश होकर के छठे में गए हैं, ये दारिद्र और मंगल की दशा को कमजोरीपन से बिताने वाली हो सकती है। इस वजह से मंगल की दशा में किसी को भी कुछ ना दे, और अगर हो सके तो आरंभ में कम पैसों पर भी नौकरी करनी पड़े, या कभी भी ऐसे मंगल के अंतर प्रत्यंतर में भी थोड़े कमजोर वक्त से बिताना पड़े अपने आप को, तो उस समय को धैर्य के साथ काटने की आवश्यकता होती है। ये परमात्मा का नियम है कि एकादशेश अगर छठे भाव में बैठते हैं किसी भी जातक की कुंडली में, तो व्यक्ति को दैन्य दिखाते हैं जीवन में एक बार। पंचम भाव के अधिपति पंचम में, शुक्र अकेले, किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं, गुरु की दृष्टि, जो इस कुंडली के लिए 12वें भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति को जल्दी ही अपने काम पे आना पड़ता है और बिना मन के भी कई बार काम करना पड़ता है। हालांकि व्यक्ति को उसका यश, उसका सम्मान और उसका अनुभव उसे ढूंढ लेता है। आप जहां कहीं भी छोटी भी मेहनत करेंगे, आपको उसका परिणाम अवश्य ही प्राप्त हो जाता है, ये बात भी पक्की है। मतलब यहाँ पे शुक्र जो है वो राहु और मंगल के कारण पंचम भाव में या पंचम भाव को पापकर्त्री लगा है। इस वजह से रिकॉग्निशन देर से संभव है, पर चूंकि उस भाव पे गुरु की दृष्टि और पंचमेश पंचम में बैठे हैं, इस कारण से ये परेशान नहीं करेंगे। हालांकि वहां वो बैठे हैं 2 डिग्री के कृतिका नक्षत्र में, इस कारण से उनमें गर्माहट और वो विकलता देखी जाएगी, जिसके कारण कई बार व्यक्ति मेहनत ज्यादा करता है और उसको उस क्षेत्र में परेशानी सामने से प्रकट होती है या दिखाई देती हुई नजर आती है कि मुझे इसमें परेशान होना है। चाहे वो आपके दाम्पत्य के क्षेत्र में हो, रिकॉग्निशन के क्षेत्र में हो, पुत्र संतति के लाभ के क्षेत्र में हो, संतति से सुख के क्षेत्र में हो, जो आपके द्वारा किया गया जो पराक्रम है उसके कमजोर परिणाम को मिलने को लेकर के, क्योंकि उस भाव को पापकर्त्री लगा है, तो निस्संदेह वो भाव परेशानी के साथ परिणाम देगा। क्लियर है? धन का सुख भी कई बार थोड़ा कमजोर मिल सकता है, पर वैसे बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि वहां पे जो ग्रह बैठा है वो मैं समझता हूं कि इस कुंडली का सबसे अच्छा ग्रह है, और अगर कारक ग्रह जहां बैठेगा उस भाव की शुद्धि करेगा, ये सिद्धांत ही होता है। छठवें भाव में सूर्य मंगल आपको शत्रुहंता योग बनाएंगे, लेकिन रोगी भी बनाएंगे। इस वजह से अपने नेत्र, अपने पेट, अपने हड्डी, अपने मांस, अपना मज्जा, इन सब का ख्याल अवश्य ही चेक करते रहें। रक्त में शुगर का लेवल कैसा है ये भी अवश्य जांच करते रहना चाहिए। वैसे इस भाव को शुभकर्त्री लगा है आगे बुध और पीछे शुक्र के कारण, इसके कारण यहाँ पे मतलब छठे भाव के ठीक आगे बुध बैठे हैं जो चंद्रमा के अतिरिक्त हैं, तो यहाँ पे वेशी योग का निर्माण होगा, जो व्यक्ति को धनाढ्य, बुद्धिमान, तार्किक, समझदार और ज्ञानी बना देता है। और इसके साथ साथ उसको धन के लिए बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ता है, उसको उसका धन महीने के 30वें दिन अवश्य ही मिल जाता है।
ऐसी बात है। मतलब ये नौकरी पेशा वाला क्षेत्र आपके पराक्रम और आपके ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा के कारण उसमें आने वाली परेशानियों से निपटने में आपको सहायता मिलेगी। ये सूर्य और मंगल के कारण हो रहा है। नौकरी में किसी भी तरीके की परेशानी अगर हो रही है तो वो सिर्फ राहु की दशा के कारण संभव है। हालांकि ये दशा 2027 के सितंबर तक अभी आपको मानसिक रूप से विक्षिप्त और परेशान कर सकती है। इसको बल देने के लिए बजरंगबली की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, पितृ लोगों के लिए अमावस्या को कम से कम उनके निमित्त दान अवश्य कर देना चाहिए। सप्तम भाव कमजोर है और ये कमजोर हो रहा है क्योंकि राहु से, शनि से और सूर्य मंगल जैसे दो पापक और एक पापक और एक क्रूर ग्रह से दृष्ट सारे पापक ग्रहों का प्रभाव और गुरु से षडाष्टक या सकट योग या द्विद्वादश के संबंध में जाने के कारण ये चंद्रमा के दोषों का लगना शुरू होता है। और ये हालांकि हैं शुभ ग्रह, पर फिर भी 12वें के चंद्रमा मानसिक रूप से व्यक्ति को प्रताड़ित करने और पुष्टता कम प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। इम्यूनिटी कमजोर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, ज्ञान का प्रवाह अविरल नहीं होता है और कई बार आपकी भावनात्मक कमजोरी आपको कई बार परेशान करने के लिए काफी होती है। अष्टम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बनाना, पर ये सूर्य मंगल के संग बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए पापक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। वैसे महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में सूर्य इस कुंडली के लिए होते हैं। अष्टमेश होने के कारण उन्हें 8वें का दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन एकादशवें और 6वें या 8वें भाव के अधिपति का एक साथ बैठना व्यक्ति के जीवन में उसके तमाम और बहुत सारे ऊर्जा का जो समावेश होता है या उसका जो फायदा मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिलता है। या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने ऊर्जा का 100% इस्तेमाल नहीं कर पाता है। आरंभ में करता है, कोई भी काम करेगा तो आरंभ में खूब दम लगा करके करेगा, बाद में धीरे 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 उसमें जो है वो थोड़ी सी ढिलाई देखने को मिल जाती है। नवम भाव जन्म कुंडली में ठीक है, पर शत्रु के घर में है, इस वजह से शत्रुता रहेगी। इस भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि है, इस वजह से व्यक्ति यात्रा करने वाला, ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाला, धर्म को समझने वाला, ज्ञानी, गुणी और गण बुद्धि का होता है, जिसके कारण उसके जीवन में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, ज्ञान का लाभ, धर्म संस्कारों के जानने की बात और निसंदेह वो बड़ों का आदर करने वाला भी होता है। दशम भाव जन्म कुंडली में ठीक बना, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, वो परमानेंटली वहीं का फल करेंगे। यहाँ पे शनि जो बैठे हैं वो मित्र की राशि में है और यहाँ पे शनि शत्रु के घर में जा रहे हैं और यहाँ पे चंद्रमा बुध दशमांश कुंडली में मेहनत कश बनाने के साथ साथ उस मेहनत को करने के बाद व्यक्ति उसमें ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति धारण करके सोचता है कि मुझे मिले, पर थोड़ी कमजोरी हो जाती है। हालांकि केतु यहाँ बैठे हैं और पंचम भाव के अधिपति सूर्य अष्टम में राहु के संग बैठे हैं, इस कारण से थोड़ी बहुत मेहनत हो सकती है कि आपको आपके साथ कई बार एक होता है जैसे कि रणनीति हो जाए, राजनीति चल दी जाए या चाल चल दी जाए, ऐसा भी योग बनता है। अगर भाग्य शत्रु के घर में बैठे हैं तो भाग्य में शत्रुता लाएंगे। इसका अर्थ ये होगा कि अब आपका भाग्य आपसे मेहनत मांगेगा तब जाकर के परिणाम देगा। मेहनत मांगे और परिणाम ना दे ऐसा नहीं है, मेहनत मांगे और परिणाम दे, क्योंकि गुरु से दृष्ट है और उनका नीचभंग शनि पहले ही करना है। इस कारण से दशम स्थान बहुत अच्छा है, सोफिस्टिकेशन मिलता है और रेगुलराइज होकर के व्यक्ति नियमबद्ध होकर के अपने पिता से प्रभावित होता हुआ अपना काम करता है। एकादशवां भाव इस कुंडली में कमजोर है, किसी को देने से पहले विचार करें। नवमांश कुंडली में केंद्र खाली है, इस वजह से विवाह कमजोर और कई बार कष्ट देने वाला भी हो सकता है। अगर ये बात लागू नहीं हो रही है और दाम्पत्य बहुत अच्छा है, इसका अर्थ ये होगा कि किसी न किसी तरीके से कुंडली अच्छी मिली हुई है। वैसे यहाँ पे जो बात चंद्रमा की बनी है वो इस केंद्र में कमजोर ग्रह या खालीपन का पूर्ति कर रहेंगे, क्योंकि यहाँ उच्च के गुरु बैठे हैं जो दाम्पत्य को सुखद बनाते हैं। यहाँ चंद्रमा शुभ ग्रह की राशि में, पर धन थोड़े बहुत मेहनत और मशक्कत के साथ और वाणी का प्रभाव और धन का बजट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे सूर्य और शुक्र का प्रभाव जन्म कुंडली में लग्नेश अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से कई बार एक दो बार विवाह टूटता कटता फिरता रहता है। मंगल के साथ केतु बैठे हैं, आपसी मतभेद नहीं है पर उसमें दार्शनिकता है और कहीं ना कहीं पैरेलली एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जहां दोनों ही शत्रु होते हैं और दोनों ही मित्र हो जाते हैं और ये कम्युनिकेशन लगातार चलता रहता है, जिसके कारण उनके टूटते दाम्पत्य या कमजोर दाम्पत्य को मजबूती मिलती रहती है, क्योंकि दोनों ही कटिबद्ध हैं उस दाम्पत्य को अच्छा बनाने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात बनी है। लग्नेश उच्च के शनि है, इस वजह से काम में दिक्कत आती रहती है और मन उसके कारण परेशान रहता है, पर यह दशा अभी 2027 के सितंबर तक आपको परेशान करेगी। भवन भूमि वाहन का सुख आपकी कुंडली में है, क्योंकि मंगल की राशि बनी है और शनि इसे देख रहे हैं। इस भाव के अधिपति छठे में है,
चंद्रमा और मंगल का योग, चतुर्थ और सप्तम के योग एक साथ एक दूसरे को देख रहे हैं, ये धनवान योग बनाएगा। अब आपकी कुंडली में मैं नक्षत्रों की चर्चा करूंगा। सूर्य आपकी कुंडली में आर्द्रा में 17 डिग्री के अवस्थागत, वो बहुत अच्छे बैठे हैं, पर वो कंफ्यूजन में है। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको वो मितभाषी, खर्चीला और कई बार रोगी भी बना रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में आपको ज्ञानी और बुद्धिमान बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति सामाजिक होता है और विस्तारवादी सोच वाला होता है, यह नक्षत्र के कारण है। बुध जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके कारण आपको तकनीकी समझ है। गुरु आपकी कुंडली में जिसमें है उसमें धार्मिकता और संबंधों को गहराई देने का भाव पैदा करते हैं। शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको निष्णात बनाना चाहते हैं और आपके साथ कई बार प्रमाद का भाव जोड़ रहे हैं। शनि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आप में धार्मिकता और किसी से भी संबंधों को कायम करने का बुद्धि बल मिले कि नहीं, मुझे इसके साथ नेचुरली बहुत अच्छे संबंधों में जाना है। मतलब ये आपको लोगों को समझने की ताकत दे रहे हैं। राहु और केतु आपको धनवान बनाएंगे, राहु विशेषतया, और केतु आपको धार्मिक और नियम पर रह करके जीवन को जीने वाला बना रहे। इतनी सारी चीजें इस कुंडली में दशाएं कौन सी कैसी जाएंगी, तो सूर्य 100% अच्छी दशा के साथ आपके कुंडली में परिणाम देंगे। अच्छी के साथ उनको कमजोरपन में भी देखा जाएगा, जो विशेषतया स्वास्थ्य से और दांत से संबंधित समस्या देते हैं। चंद्रमा, मंगल और बुध के पास कमजोरी है, इस वजह से हमें शिव जी की पूजा, गंगा जल का सेवन, मंदिर का दर्शन, सूर्य को अर्घ, शिव जी के मंदिर का धोना और ब्राह्मणों की सेवा, माता पिता का सत्कार, गुरुजनों का आदर, उनकी आज्ञा का पालन और साथ ही साथ किसी मंदिर के जो सामाजिक संस्थाएं होती है, जैसे किसी मंदिर वगैरह में सदस्यता धारण करके उसकी सेवा करने का भाव रखना। ये बात रही यहां तक। गुरु आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में कमजोर हो रहे हैं, हालांकि वो उतने नहीं है 50% के, फिर भी परिणाम से युक्त हैं। शुक्र और शनि कमजोर हैं, इस वजह से अपना टेस्ट बदलिए, कपड़े साफ और वजनदार पहनिए। अपने व्यक्तित्व को और भी ज्यादा गहरा बनाने के लिए कभी भी फटे, मैले, कुचैले और गंदे कपड़े ना पहनिए। उन्हें इस्त्री देकर के बिल्कुल ही एकदम चमका करके रखिए। हो सके तो अपने कपड़ों की सेवा, अपने घर के पर्दे, अपने जो बिस्तर हैं उसको जितना ज्यादा हो सके साफ और कमरे की सेवा खुद से करें, इससे शुक्रदेव ठीक हो जाते हैं। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए दशाओं में मानसिक परेशानी और विकलता देने वाले बनेंगे। इस कुंडली के लिए अंक सबसे बढ़िया रहेगा 7। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में शनि की दशा ठीक जाएगी। आपकी कुंडली में कमजोर दशाओं में गुरु में सूर्य, गुरु में बुध, गुरु में चंद्रमा, ये 2-3 ग्रह आपकी कुंडली में परेशानी देने वाले बनेंगे। कोई भी अच्छा काम बुध और मंगल के साथ साथ शुक्र की दशा में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में शनिवार का दिन बहुत अच्छा है और शुक्रवार का। अंक आपकी कुंडली के लिए 1 मैंने बताया और 7 बताया है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में दिशा पश्चिम बहुत अच्छी होगी और इस कुंडली के दाम्पत्य को और भी ज्यादा ठीक किया जा सकता है। आप उस पर और भी ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक दिन कैसे आमदनी बढ़ाई जाए, इस पे भी विचार किया जा सकता है। हालांकि आपकी कुंडली में व्यापारिक योग थोड़े कम लगे हैं, नौकरी के योग ज्यादा लगे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।